की भागीदारी पर भी बात करते हैं। 8 महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है 67 सीटों में से। हालांकि महिलाओं की भागीदारी की तमाम दल बात जरूर करते हैं, लेकिन कितना प्रतिनिधित्व देते हैं ये भी देखने वाली बात रहती है। पिछली बार की हम बात करें, हालांकि सभी 90 सीटों में 10 पर भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को मौका दिया था। अभी 67 में से 8 को अभी तक मौका दिया है। रवि, बिल्कुल, देखिए, शक्ति रानी को मौका मिला है। इसके साथ साथ अम्बाला की मौलाना आरक्षित सीट से संतोष सावंत को मौका मिला है। कलायत से पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा को फिर से एक बार पार्टी ने भरोसा उन पर जताते हुए यहाँ नजर आई है। और रतिया से सुनीता दुग्गल जो सांसद थी सिरसा से, हालांकि लोकसभा में उनकी टिकट कट गई थी, उसके बाद ये आकलन लगाया जाता कि रतिया से वो विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। उन पर भरोसा जताया है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, उन पर भरोसा जताया है। इसके साथ साथ कलान और रिजर्व सीट से रेणु बाला पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है भरोसा जताया गया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जो आरती राव है, उनको भी टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी भागीदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है। अब देखना होगा कि इन तमाम जो नाम है, जिन नामों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही थी, किस प्रकार की तमाम जो नाम है ये क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि टिकटों में शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब फोकस ये रहने वाला है। क्या ये जिताऊ कैंडिडेट हैं, क्या सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से इनको उम्मीदवार बनाया गया है, ये तमाम चीजें देखने वाली रहेंगी। लेकिन महिलाओं पर अच्छा खासा, यानी कि 67 सीटों में से 8 सीटें जो है वो महिलाओं को दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हालांकि जितनी बड़ी बातें होती हैं, आधी आबादी को पूरा हक, उतना कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले तो बीजेपी के लिहाज से कम ज्यादा ही है। रवि, आप बनी रहिए हमारे साथ। कमल गुप्ता भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, कमल गुप्ता जी। नमस्कार मैडम, बधाई हो, आपको टिकट मिला के। आपको भी बधाई हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आश्वस्त थे आप कि इस बार फिर से पार्टी हाईकमान मौका देगा? मैं तो था ही। जीत को लेकर, जनता को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्या कह रही है हिसार की जनता? मैं समझता हूं कि हिसार की जनता के प्यार, लाड, दुलार और विश्वास और आशा के कारण ही हमें ये पार्टी नेतृत्व ने हमें मौका दिया है। और मैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं समझता कि यहाँ कोई शक-शुबा है। पार्टी की जो हिसार की जनता है वो पूरा हमें आशीर्वाद देगी और अपना प्यार भी देगी। और 5 तारीख को प्रचंड बहुमत से जिताकर, कमल के फूल को जिताकर और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाकर आपको बताएगी कि हिसार की जनता क्या चाहती है। अच्छा, आपके विरोधियों ने आपके विभागों को लेकर, आपको लेकर जमकर घेरा। एक राजनीतिक घराना भी काफी एक्टिव था कि उनके हिस्से में ये सीट आए। आखिरकार कैसे कामयाब हुए कमल गुप्ता टिकट लाने में? कैसे कामयाब? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। किसी ने नहीं घेरा। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक पार्टी में मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इज दी ओनली पार्टी विच इज। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत लोग ऐसा होते हैं कि जो अपनी इच्छा भी जताते हैं और ये एक सशक्त पार्टी का प्रमाण भी है। अच्छा, सब लोग आते हैं हाँ। पार्टी में, अपनी इच्छा भी जाहिर करते हैं और ये जाहिर करना कोई अच्छी बात है। विरोधी में आपके दल के अलावा विरोधियों की बात कर रही थी, ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं देख रहे किसी तरह की? जब आप कहते हैं बहुमत की सरकार बनाएंगे, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? नहीं, कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया, हाथ कंगन को आरती क्या। 5 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा और जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो हिसार में कमल का फूल खिलेगा। चलो, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। तो कमल गुप्ता को आपने सुना, तो कमल का फूल खिलने वाला की दावा है इनका। हिसार में क्या रहता है वो भी देखना होगा। हालांकि पूरे ही हरियाणा में देखने वाली बात होगी। मुकाबला तो रवि बहुत कड़क है और शायद ये एक बड़ी वजह रही कि बहुत मंथन के बाद, बहुत सारी बैठकों के बाद, मुलाकातों, मंत्रणाओं के बाद ही लिस्ट जारी की गई है। 67 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। अब कांग्रेस की लिस्ट भी आनी है। पहले ही चूंकि दोनों दलों में टक्कर नजर आ रही है, दोनों के उम्मीदवार भी जब आमने सामने होंगे, उसके बाद ये स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ रहने वाला है हरियाणा में चुनाव को लेकर। बिल्कुल ज्योति, देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से माहौल की बात की जा रही है या फिर जिस प्रकार से मुकाबले की बात की जा रही है, एक बार तो सबसे पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों को इन उम्मीदवारों के सामने उतार दिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है एंटी इनकम्बेंसी है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो पार पाते हैं, क्योंकि 10 साल की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में चलते हुए होगा, तो कहीं ना कहीं इतने साल
जब कोई सत्ता में रहता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है। उसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं ये सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो कि देखिए, भरोसा तमाम ऐसे लोगों पर जताया है जो बाहर से आए हुए हैं। इम्पोर्ट करे हुए कैंडिडेट्स पर भी काफी भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई नेता ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, युवा चेहरे भी हैं। तो उन तमाम लोगों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये रहने वाली है, ये देखने वाली है कि एंटी इनकम्बेंसी से पार किस प्रकार से पाते हैं। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी कि देरी हो रही है मंथन की अगर बात की जाए तो लंबा मंथन, पहली बार इतनी लंबी जो वेट है जो वो करना पड़ा। यानी कि सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होती है उसके तुरंत बाद जो है सूची जारी कर दी जाती है। देर रात तक सूची जारी हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जम्मू कश्मीर के लिए जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो सुबह अगले दिन सुबह ही सूची जारी कर दी गई थी। हरियाणा के लिहाज से बात की जाए, हरियाणा के जो तमाम सिनेरियो को देखते हुए बात की जाए तो कहीं ना कहीं लंबा मंथन इस बार देखने को मिला। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी थी कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, अनबन चल रही तमाम नेताओं के बीच। कहीं ना कहीं अपने नेताओं को टिकट दिलाने की भागीदारी को लेकर कहीं ना कहीं अनबन चलती हुई नजर आ रही है। राव इंद्रजीत सिंह अपने करीबियों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, जिस प्रकार से वो अड़े हुए थे ये बताया जा रहा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं 23 सीटें जब और आएंगी ज्योति, तो वो भी देखने वाली बात होगी उन 23 सीटों पर कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं। अच्छा, अभी अहिरवाल की जितनी सीटों को लेकर उम्मीदवार आ गए हैं लिस्ट में, रवि क्या लग रहा है कितनी चली है राव इंद्रजीत की? बिल्कुल, देखिए कई सीटों को लेकर उनकी तरफ से जो है नाम डिक्लेयर करवाए गए हैं। चाहे कोसली सीट से उनके जो खास आदमी थे, नजदीकी आदमी थे, अनिल दहीना, उनको टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। अपनी बेटी को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। बावल का भी जो है कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो बीजेपी की तरफ से सूची जो जारी नहीं की गई, देखना होगा। अभी तो कुछ एक सूची और जारी होनी है, उसमें टोटल मिलाकर अगर बात की जाए तो राव इंद्रजीत सिंह की चलती हुई यहाँ दिखाई दी है। उनकी जिन नेताओं की उन्होंने पैरवी की है तो कहीं ना कहीं उनको टिकट मिलती हुई यहाँ दिखाई दी है। बाकी बची हुई जब सीटें जब डिक्लेयर की जाएंगी तो उसमें भी देखने वाली बात होगी कि उसमें कितना प्रभाव राव इंद्रजीत सिंह डाल पाते हैं। अच्छा, अभी टिकट दिए जाने के बाद रवि, अभी टिकट दिए जाने के बाद एक हलचल तो शुरू हो गई है। सुखविंदर सिंह मांझी, सुखविंदर श्योराण की हम बात करें, वो अपने पदों से और पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ लोकल लीडर से जुड़ी खबरें पूरे ही हरियाणा से सामने आ रही है। और ये ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी में हो रहा है, क्योंकि चुनावी समर है, कांग्रेस भी अगर लिस्ट जारी करेगी तो कांग्रेस में भी इस तरह की हलचल देखी जाएगी। तो अब इससे पार पाना, इसको मैनेज करना, ये भी एक चैलेंज रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के सामने। बिल्कुल ज्योति, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहने वाला है। कितने जो कैंडिडेट थे उनकी तरफ से नॉमिनेशन यानी कि आवेदन किया गया था टिकट के लिए, उन तमाम कैंडिडेट्स को बनाए रखना, अपने साथ पार्टी से साथ जोड़े रखना, ये बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए टिकट एक को ही मिलनी होती है और एक सीट से कम 8 से 10 जो ऐसे इच्छुक उम्मीदवार होते हैं वो कहीं ना कहीं आवेदन करते हैं टिकट के लिए। अब उन तमाम नेताओं को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जोड़े रखती है वो देखने वाली बात होगी। सुखविंदर मांझी पूर्व विधायक है और हालांकि किसान साल के अध्यक्ष भी थे। उनकी तरफ से सबसे पहले जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुई कुछ मिनटों के बाद उनकी तरफ से इस्तीफा जो है वो डाल दिया गया। हालांकि जैसे कि उनको पहले से पता था कि उनका नाम कट चुका है, इस्तीफा टाइप तो आकर बैठे थे। इसी प्रकार से भाजपा की उकलाना से नेता सीमा गैबीपुर है, पार्टी के सभी पदों से उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कल तक देखना ये कितनी बड़ी लंबी सूची हो सकती है इस्तीफा देने वाले की, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि नाराजगी तमाम नेताओं के बीच होती है। जब भी चुनाव में टिकट कटती है तो कुछ एक ऐसे चेहरे होते हैं जो पार्टी से बगावत करते हैं और पार्टी के खिलाफ जाने का काम भी करते हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो बीजेपी का 75 पार लक्ष्य का नारा था और ऐसे में कहीं ना कहीं एक सीट से 20-20 उम्मीदवार देखने को मिले थे। और सबसे बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक था वो अपने तमाम उन कैंडिडेट इच्छुक उम्मीदवारों को रोक नहीं पाई थी और कहीं ना कहीं विद्रोह अंदर खाने, कहीं ना कहीं भीतर जांच करने की खबरें भी जो है उस समय आई थी। तो इसी प्रकार से अब भी कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल सकती है। जो कि बिल्कुल इस बार भी देखने को मिल सकती है। हम सोशल इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं रवि, पिछली बार की हम बात करें, जाट समुदाय से 20 लोगों को टिकट दिया गया था, जाट सिख से 1 सीट दी गई थी, टिकट दी गई थी, पंजाबी से 9 सीटें, वैश्य समाज से 8 सीटें, विश्नोई 1, ब्राह्मण 8,
अहीर 6, गुज्जर 5, राजपूत समाज को 4 सीटें दी गई थी, रोड समाज को 2 सीटें, पिछड़ा वर्ग को 6 और बाकी आप जानते हैं 17 सीटें आरक्षित भी हैं। तो इस बार सोशल इंजीनियरिंग क्या कह रही है? शुरुआती तौर पर अगर पहली लिस्ट पर आप नजर डाल रहे हैं, चूंकि ब्राह्मण समुदाय का भी आप जिक्र कर रहे थे, तो क्या कोई तब्दीली, अपनी रणनीति में बदलाव कुछ किया गया कि बीजेपी की ओर से जातिगत समीकरणों को लेकर? बिल्कुल, देखिए जातिगत समीकरण जो है, तमाम पार्टियां बेशक इन जातिगत समीकरणों से इनकार करती हों और ये कहती जरूर नजर आते हैं कि उनकी पार्टी जो है जाति पाति पर विश्वास नहीं रखती, धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग जो है वो हर पार्टी में हर क्षेत्र के मुताबिक जो है वो की जाती है। किस क्षेत्र में किसका प्रभाव है, किस जाति के लोगों का, किस समाज के लोगों का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो टोटल रेशो जो है वो चेक किया जाता है कि किस समाज के कितने लोग हैं, उस रेशो को भी बांटा जाता है, उस रेशो के हिसाब से भी टिकट जो है वो आवंटित किए जाते हैं। हरियाणा के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक बार बीच में ये लग रहा था कि तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए, देखने को मिले कि ब्राह्मण समाज के लोग नाराज नजर आए और उसके बाद अब ब्राह्मण समाज की अगर बात की जाए तो 9 टिकट जो है अभी तक जो सूची के अनुसार जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार 9 टिकट जो है अब तक आवंटित कर दी गई है। अभी 23 लोगों की सूची जारी करना और बाकी है, उसमें भी देखना होगा कि कितनी ब्राह्मण समाज के खाते में ये टिकटें आती हैं। जाट समाज की अगर बात की जाए तो 13 अभी तक जो है वो नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। तो ये जब तमाम जो सूची आई है बीजेपी की आनी है, जब ये रिफाइन होगी तमाम पूरा आकलन तब हो पाएगा। अभी तक की सूची के अनुसार जाट समुदाय पर भी ठीक ठाक सा भरोसा भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई, क्योंकि जाट समाज समुदाय नाराज जो है वो बीजेपी से लगातार नजर आ रहा है। तो उसको साधने का प्रयास यहाँ किया गया है कि कुछ परसेंटेज वोट जो है वो कम से कम जाट समाज के जो लीडर्स हैं वो बिल्कुल। अभी सीएम का पिछले दिनों बयान भी सामने आया जब उनकी ओर से कहा गया कि जाट समुदाय बीजेपी को वोट करने वाला है, जाट देशभक्त है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि तो चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद, चुनाव परिणाम वाले दिन ही साफ हो पाएगा कौन किसके साथ है। लेकिन तमाम समीकरणों को साधने का जब प्रयास किया गया कि रवि, जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं उन पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम ये बुलेटिन के जरिए लोगों को खबरें दे रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, अलग अलग नेता अपने समर्थकों की बैठक बुला रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि अगला कदम क्या होगा समर्थकों से डिसाइड किया जाएगा बातचीत करके। तो इस तरह की हलचल तो आने वाले 2 से 3 दिन में देखी जाएगी। रवि, जब ये जो टिकट कटने की बातें हैं, लाडवा में भी हालांकि बदलाव किया गया है, लेकिन सीएम की सेफ सीट के लिहाज से सबसे पहले भी हमने चर्चा की है, क्या लाडवा वाकई बीजेपी के लिए, सीएम के लिए सेफ सीट साबित होने जा रही है? क्या वजह आप देख रहे हैं कि लाडवा को ही चुना गया कि सीएम फेस जब अनाउंस किया जा चुका है नायब सिंह सैनी को, तो सीएम फेस के लिए लाडवा को चुना जाना करनाल के मुकाबले कितना इंटेलिजेंट डिसीजन हो सकता है बीजेपी के लिए? बिल्कुल ज्योति, देखिए सोशल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो सबसे सेफेस्ट सीट जो इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराया गया था वो लाडवा निकल करके आया था। 3 सीटों का और आकलन किया गया था, उन पर भी इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराया गया था। चाहे करनाल की बात करें, लाडवा की बात करें या फिर नारायणगढ़, 3 क्षेत्र ऐसे थे, 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे जिनका सीएम के लिए जो है, सीएम कैंडिडेट के लिए जो है सर्वे कराया गया था। तो लाडवा सबसे सेफेस्ट सीट जो है वो मानी गई थी। और सोशल इंजीनियरिंग उस सीट को लेकर की गई है। संघ ने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं वहां प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया था पहले से ही। भारतीय जनता पार्टी को जब जो सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो सर्वे कराया गया था उसमें सबसे ज्यादा जो मत जो मिले थे तीनों सीटों को लेकर वो लाडवा से मिले थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लाडवा पर सैनी समाज के जो काफी वोटर्स है, करीब 28,000 के आसपास जो वोटर्स हैं वो बताए जा रहे हैं कि सैनी समाज के 28,000 वोटर्स हैं और उनमें से अगर 20,000 भी पोल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक तरफ जा सकते हैं। तो 20,000 के साथ वहाँ बीजेपी जो है सैनी समाज से शुरुआत करने वाली है। तो कहीं ना कहीं सेफेस्ट सीट इसलिए भी मानी जा रही है। इसके साथ साथ लोकसभा से सांसद रहे कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी, तो उन्होंने जो काम कराए हैं उसका भी फायदा वहां से वो लेना चाहते थे कि उन्होंने जो काम कराए उसका फायदा उनको मिल सके। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में रही थी, उनके जहन में रही थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए सेफेस्ट सीट और इंटरनल सर्वे के आधार पर कहीं ना कहीं सीएम को लाडवा सीट के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल, सीएम के लिए सेफ सीट मानकर चल रही है बीजेपी।
तो तमाम जो लिस्ट है वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से पूरी तमाम जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनके लिस्ट हम अपने दर्शकों को दिखा दें। रवि आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो बीजेपी के उम्मीदवार अटेली से आप जानते हैं रावार्थी को बनाया गया कि अभय यादव को एक बार फिर से मौका दिया गया कि भरोसा किया कि तेजपाल तंवर। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि सोहना से उम्मीदवार होने जा रहे हैं। गौरव गौतम भी हमने सबसे पहले बताया कि पलवल से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। तेगांव से एक बार फिर से राजेश नागर पर भरोसा किया गया है। नायब सैनी की हम पहले ही चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने बताया था कि लाडवा से उम्मीदवार के तौर पर सीएम नायब सैनी मैदान में होंगे। बार का रहा है, 2 बार विधायक रहे हैं अम्बाला शहर से विनोद शर्मा खुद। और ऐसे में ये था कि इस सीट पे वो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस सीट को लेके पेच फंसा हुआ है। और लेकिन बीजेपी इस पक्ष में नहीं थी कि यहाँ से विनोद शर्मा को टिकट दी जाए, इसीलिए ये बीजेपी की तरफ से बात रखी गई सामने कि यहाँ से शक्ति रानी शर्मा को टिकट दी जाए। असीम गोयल के लिए विधानसभा बदलने की बात हमने देखी और हमने दिखाई भी अपने दर्शकों को कि असीम गोयल ये कह रहे हैं कि ठीक है अम्बाला शहर से नहीं तो मुझे पंचकुला से टिकट दे दी जाए या मुझे नारायणगढ़ से टिकट दे दी जाए, मैं वहां से चुनाव लड़ लूंगा। लेकिन उसके बाद ये तमाम चीजें होने के बाद ये फैसला हुआ कि ठीक है असीम गोयल को अम्बाला शहर से ही टिकट दी जाती है, उनको वहीं से ही चुनावी मैदान में उतारा जाता है। लेकिन शक्ति रानी शर्मा को आगे भेज दिया जाएगा और शक्ति रानी शर्मा को कालका से चुनावी मैदान में लतिका शर्मा की टिकट काटते हुए उतार दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो समीकरण था यहाँ से इस तरीके से बैठा। भले ही आपने जिस तरीके बिल्कुल प्रतिमा आप बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानचंद गुप्ता जी भी जुड़ गए, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। बधाई हो, टिकट आपको मिला के एक बार फिर से आप मैदान में हैं। आपसे इंटरव्यू में बातचीत भी हुई थी ज्ञानचंद गुप्ता जी, उम्र वाले फैक्टर को लेकर आपसे बात भी हुई थी, तब भी आपने डिनाई किया था कि ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी में, ये एज वाला फैक्टर नहीं चलने वाला है। तो पंचकुला की जनता को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पार्टी ने तो भरोसा किया कि जनता भरोसा करने जा रही है एक बार फिर से। निश्चित तौर पर जो हमारे 10 साल के काम हैं उन कामों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस बार भी पंचकुला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। और जो विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने मुझ में व्यक्त किया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। तो उपेक्षित से विकसित पंचकुला की जो आप लगातार बात करते हैं, अब जो आपका प्रतिद्वंदी आने वाला है कांग्रेस से, तो क्या कोई चुनौती या कोई, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा में तो कड़ी फाइट दी है, बार बार ये कहा जा रहा है लोकसभा में हाफ किया कि विधानसभा में साफ करने जा रहे हैं बीजेपी को, तो किस तरह की चुनौती अपने सामने अपनी पार्टी के सामने आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पंचकुला विधानसभा सीट हमने लगभग 23,000 मतों से जीती थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार हम 23,000 से कहीं ज्यादा वोटों से ये सीट जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी की झोली में डालेंगे। तो जिन सीटों पर तब्दीली की गई है, जिनके टिकट कटे हैं, मंत्री भी जिनमें शामिल हैं, अभी तक की हम बात करें संजय सिंह है, संदीप सिंह है, विशंबर वाल्मीकि हैं, तो क्या पार्टी को कोई भगदड़ मचने का, भीतरघात हो जाने का, लोगों की पार्टी छोड़ने का, दल बदल हो जाने का कोई डर है या कॉन्फिडेंट है कि इनको पार्टी के साथ बनाकर रख लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का भी कोई भी विरोध जो है पार्टी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं कि ये जो 67 लोगों की सूची जारी हुई है, ये 67 के 67 उम्मीदवारों के ऊपर जो पार्टी ने भरोसा किया है, इसी से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर हैट्रिक लगाने जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से चयन किया गया है, उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उससे लगता है कि बहुत ज्यादा एक सोच समझकर, एक रणनीति से, अच्छी रणनीति से जो उम्मीदवारों को है वो मैदान में उतारा गया। और मैं तो ये भी समझ सकता हूं कि ये जो 67 उम्मीदवारों की सूची पहली जारी हुई है, इसी में से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता। ईमानदारी से आप बताएं, क्या ये जिताऊ होना सबसे बड़ा पैरामीटर या ग्राउंड रहा है, या फिर कोटा सिस्टम चला के इस बार बीजेपी में? नहीं, मुझे कहीं कोटा सिस्टम नजर नहीं आया। कोई भी किसी प्रकार से कोटा सिस्टम, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट को ही मैदान के अंदर उतारा गया है। जो मैं कह रहा हूं कि ये 67 उम्मीदवारों में से ही कहीं ना कहीं
ये आभास मिलता है कि ये 67 उम्मीदवारों में से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाई। ज्ञानचंद जी, परिवारवाद की झलक भी दिख रही है। 67 उम्मीदवारों में से हम बात करें, श्रुति चौधरी, राव आरती, साथ ही भव्य बिश्नोई हालांकि पहले भी विधायक थे, मनमोहन भडाना, तो परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को टारगेट करते रहे बार बार, इस बार आप लोग भी नहीं बच पाए हैं पहली लिस्ट में कम से कम। देखिए, मैं समझता हूं कि जो आपने कहा परिवारवाद, ये जो कैंडिडेट उतारे हैं ये जिताऊ उम्मीदवार हैं और इन्होंने सालों साल फील्ड के अंदर काम किया है। ऐसा नहीं कि बेटा किसी का बेटा है या बेटी है। मनमोहन भडाना की बात करें, श्रुति चौधरी की हम बात करें, भव्य बिश्नोई हालांकि बाय इलेक्शन से पहले ही आए थे, ऐसा सालों साल बीजेपी के लिए काम किया है, ऐसा कम से कम नहीं है। आप जिस पार्टी में रहे उसमें किया होगा। जनता के अंदर, उनका लोगों के अंदर एक जो एक प्रभाव है लोगों के अंदर, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। तो ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाना, मैं समझता हूं कि ये रणनीति का हिस्सा है। और वो जो रणनीति मैंने कही कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये सभी चीजें सोच करके टिकटों का वितरण हुआ है। जेजेपी वालों को भी आपकी पार्टी में शामिल होने के बाद खूब तरजीह आप लोगों ने दी है। रामकुमार गौतम को सफेदों से उतार दिया है, देवेंद्र बबली लास्ट मिनट्स में जो शामिल हुए उन्हें भी टिकट दिया गया है, अनूप धानक को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। देखिए, मैंने पहले कहा कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी छवि, उनकी ईमानदारी, उनका जो काम रहा है उसको देख करके टिकट दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। चुनाव को लेकर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी। ज्ञानचंद गुप्ता को आप सुन रहे थे, जीत का दावा ये कर रहे हैं, हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं और जिताऊ उम्मीदवार। देखिए, इनकी बातों से जो साफ सामने आ रहा है कि पार्टी ने विनेबिलिटी को आधार बना के, हालांकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लिस्ट हमने आपको दिखाई है, उम्मीदवार आपके सामने हैं, ये कितने जिताऊ साबित होते हैं और कांग्रेस इनके सामने किन्हें उम्मीदवारों के तौर पर उतारती है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प और रोचक होने वाला है। रवि कालीरमन हमारी विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, हरियाणा न्यूज ने जो लिस्ट दिखाई थी, पूरी की पूरी लिस्ट पर मोहर लगी है। एक एक नाम हरियाणा न्यूज ने हरियाणा के लोगों को बताया था कि बीजेपी किसे उम्मीदवार के तौर पर किस सीट पर लाने जा रही है। सीएम को लेकर सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने बताया था कि लाडवा से चुनाव लड़ने वाले हैं, सबसे पहले सीएम का ही नाम के लाडवा से उम्मीदवार उन्हें बनाया गया। बिल्कुल, जैसे देखिए हरियाणा न्यूज सबसे पहले सटीक जो है जो कैंडिडेट थे कहीं ना कहीं उनका नाम जो है पहले से चला रहा था, यानी कि संभावित उम्मीदवारों का नाम चला रहा था। वो संभावित उम्मीदवारों की जो सूची हरियाणा न्यूज पर मोहर लगने का काम हुआ है। अब बीजेपी की तरफ से 67 यानी कि 67 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी कर दी गई है। इस सूची की अगर बात की जाए तो 13 जो टिकट जो है वो जाट समुदाय को मिलती हुई नजर आई। इसके साथ साथ 9 ब्राह्मण समाज के लोगों को जो है प्रत्याशी बनाया गया है, 7 महिला उम्मीदवार भी इसमें रखी गई हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए तो लाडवा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया था कि मुख्यमंत्री जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस से आने वाले नेताओं पर भी जो है पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जताया है। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार भी इस हरियाणा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। रोहतक से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, एक बात ये भी स्पष्ट है कि सरकार किसी की बने, कोई जीते कोई हारे, एक राज्यसभा उपचुनाव जरूर होने जा रहा है हरियाणा में। और बिल्कुल निश्चित तौर पर राज्यसभा उपचुनाव होने जा रहा है और जो जिसका कार्यकाल भी अच्छा खासा कार्यकाल जिसको हम कह सकते हैं वो बचा हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कृष्णलाल पवार हैं वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिनेरियो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाया गया है, टिकट किस प्रकार से दी जाएंगी, विनेबिलिटी रेट की बात हम लगातार कर रहे थे, ज्योति विनेबिलिटी के आधार पर कहीं ना कहीं अनेक ऐसे विधायक हैं जिनके नाम करते हुए नजर आए। 3 मंत्रियों के नाम यहाँ करते हुए नजर आए। देवेंद्र सिंह बबली और अनूप धानक जो जननायक जनता पार्टी के कोटे से मंत्री थे, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, बल्कि अपने मंत्रियों की टिकट काटी है। ये भी देखने वाली बात है, रोचक बात है। और इसके साथ साथ कई ऐसे विधायक हैं जिनकी सीट जो है वो बदली गई। रणबीर गंगवा की सीट बदली गई है, कौशली से विधायक लक्ष्मण यादव उनकी सीट बदली गई है। इसके साथ साथ बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई के करीबी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। मूलचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर।
एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा किया है, बहुत बधाई आपको उसके लिए। लेकिन ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट आप देख रहे हैं, क्या वाकई जो टिकट आपको दिया गया है या तमाम जो 67 उम्मीदवार उतारे गए हैं मूलचंद जी, जिताऊ होना ही सबसे बड़ा पैरामीटर रहा या कोई और भी फैक्टर रहा? नहीं, मैं मानता हूँ कि जो धरातल पे काम किया है, जो 10 साल जो काम किया है, 10 साल से पहले का जो शहर था, आज का बल्लभ देखिए और पहला बल्लभ देखिए। आज धरातल पे आपको जानकारी, व्यक्ति से जानकारी मिल जाएगी। आपको काम पे, भरोसे पे, विश्वास पे जो नितेश पार्टी ने विश्वास किया है और केंद्रीय संगठन ने प्रदेश संगठन किया, उससे हम खरा उतरने का काम करेंगे। बीजेपी देखिए, बार बार आप लोग बात कर रहे हैं हैट्रिक की, और साथ ही कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस लगातार बीजेपी से हिसाब मांगती रही, सरकार से हिसाब मांगती रही, कांग्रेस भी सरकार बनाने का दम भर रही है। तो कांग्रेस से आपके सामने जो उम्मीदवार आएगा, आपको क्या लगता है किस तरह की टक्कर होने वाली है? क्योंकि लोकसभा में तो हमने देखा कि सभी सीटों पर लगभग कड़ी टक्कर देखी गई। क्या नहीं, कांग्रेस को उस समय में हिसाब, जनता ने हिसाब दिया था, 64 हिसाब दिया, 14 में उनको हिसाब दिया था, 19 में हिसाब दिया था, 24 में हिसाब दिया था। जनता जनार्दन हिसाब देती है, लेती है। इनको हिसाब दिया जब तो बाहर खड़े हैं ना। जेजेपी से जो लोग आए, चूंकि हम अभी बात कर रहे थे, हमारे विशेष संवाददाता रवि भी हमारे साथ है। मूलचंद जी देखिए, आपके संजय सिंह जो कि पार्टी कोटे से मंत्री रहे, उनका टिकट कटाक है, साथ ही संदीप सिंह का टिकट कटाक है, विशंबर वाल्मीकि का टिकट कटाक है, अनूप धानक को टिकट दिया गया है, देवेंद्र बबली को टिकट दिया गया है, जो जेजेपी के कोटे से मंत्री थे। तो क्या जननायक जनता पार्टी को काफी तरजीह दी गई है? रामकुमार गौतम को भी टिकट दिया क्या आप लोगों ने? नहीं, इसलिए नहीं कि जो लोगों पे ये पार्टी का फैसला है, इसमें हमारा आप कहने का कुछ नहीं। पार्टी ने भरोसा विश्वास किया है, हर वर्कर का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति बात सकता है, इस पर भरोसा विश्वास किया कि टिकट दी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मूलचंद शर्मा को आप सुन रहे थे। बल्लभगढ़ पहले क्या था, अब क्या हो गया है, बहुत बदलाव हुआ है, बहुत विकास हुए हैं, दावा किया गया है। रवि, जब हम बात कर रहे हैं जेजेपी से जो लोग आए, रातों रात जो लोग आए, जिनमें जो लोग शामिल हुए, उनमें जेजेपी के अलावा भी अगर हम बात करते हैं, शक्ति रानी शर्मा शामिल होती हैं, उन्हें टिकट दे दिया जाता है। संजय कबलाना की हम बात करें, रिसेंट अभी बीजेपी में शामिल हुए, उनको भी टिकट दिया गया है। सुनील सांगवान, हालांकि उनके पिता कुछ दिन पहले जरूर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जेल सुपरिटेंडेंट से अभी वीआरएस उनकी ओर से लिया गया, फटाफट बीजेपी में आते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। तो जो लोग बाहर से आए, पार्टी ने कहीं ना कहीं या तो जिताऊ वाला फैक्टर देखा है, या हो सकता है सोशल इंजीनियरिंग या कोई ना कोई कोटा सिस्टम चला के कि किसके पसंदीदा हैं, किसके करीबी माने जाते हैं। आप क्या कारण मान रहे हैं कि जो लोग रातों रात बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको इस लिस्ट में उम्मीदवार के तौर पर जगह मिली है, उन पर भरोसा किया कि पार्टी हाईकमान ने? बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योति, देखिए जिस प्रकार से तमाम नेताओं की अगर बात की जाए, खास तौर पर जननायक जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए, तो उन पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी जताती हुई नजर आई। जैसे दादा गौतम की बात करें, देवेंद्र बबली की बात करें, अनूप धानक की बात करें, ये तमाम वो चेहरे हैं जो जननायक जनता पार्टी से आते हैं। और ये इन सबसे खास अगर बात की जाए तो अनूप धानक जो है सबसे विश्वास पात्र जो है दुष्यंत चौटाला के माने जाते थे। ऐन समय पर, यानी कि चुनाव से ठीक पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। शक्ति रानी की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं मेयर थी, वो भी आए हैं। इसके साथ साथ ये जो पूरा सिनेरियो बाहर से आने वाले कैंडिडेट का रखा गया है, तो इसमें कई अनेक चीजें हैं। सोशल इंजीनियरिंग सबसे हावी जो है वो यहाँ दिखाई देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए दादा गौतम नारनौल से चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। उनकी सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, जो कि भिवानी या फिर सफीदो, ये 2 सीट उनके नाम से चल रही थी। भिवानी या सफीदो उनको भेजा जा सकता है। भिवानी भी ब्राह्मण बाहुल्य है और सफीदो में भी ब्राह्मण बाहुल्य जो है, काफी संख्या में जो है वोटर्स हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग पार्टी की तरफ से की गई है, उनको मैदान में उतारा गया है। उकलाना की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है अनूप धानक पर विश्वास जताया है, क्योंकि एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जो है उनके पास वहां से कैंडिडेट के तौर पर नहीं था, तो कहीं ना कहीं उस पर भरोसा यहाँ जताते हुए नजर आई। देवेंद्र बबली के साथ भी यही है, क्योंकि जो सुभाष बराड़ा है वो राज्यसभा में चले गए हैं, राज्यसभा सांसद नियुक्त हो चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब केंद्र की राजनीति जो है वो करने वाले हैं। उनकी तरफ से जो है ऑफ द रिकॉर्ड या ये कह लीजिए उनकी तरफ से बातें ही कही जा रही थी कि
वो केंद्र की राजनीति करेंगे, प्रदेश की राजनीति में अब कम से कम 5 साल आने की उनकी कोई मंशा फिलहाल नहीं थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नाम जो है वो देने का प्रयास वहां किया गया देवेंद्र बबली के रूप में। इसके साथ साथ अनेक ऐसे नाम है ज्योति जिसको पहली बार मौका जो है वो भी मिल रहा है। इसके साथ साथ जो आपने बताया कि सुनील सांगवान है, सतपाल सांगवान पूर्व मंत्री के बेटे हैं, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। संजय कबलाना है, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए देवेंद्र बबली, 3 नेता ऐसे थे कि 2 दिन पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी, और 2 दिन के बाद जब सूची आती है तो इन तीनों नेताओं का नाम जो है बिल्कुल। देखिए, महिलाओं